इंट्रोडक्शन पहली वो चीज होती है आपके आंसर की जो कि एग्जामिनर पढ़ता है। उसको पढ़ते ही एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन की डिमांड को समझा है या नहीं है। अगर 0.5 का डिफरेंस एक क्वेश्चन में आ रहा है, आपने 10 क्वेश्चन में अगर ऐसी चीज करी है किसी भी पेपर में, आपके ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 7 पेपर्स, इसमें 30 से 35 नंबर का फर्क पड़ जाएगा अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। वेरियस स्टेजेस किसी भी डिजास्टर की क्या होती है, डिजास्टर प्लानिंग हो गई, ड्यूरिंग द डिजास्टर हो गया, पोस्ट डिजास्टर हो गया, तो उसमें हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग को हमने टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एट वेरियस स्टेजेस, सिंपल क्रिस्प और क्वेश्चन के साथ जारी हेडिंग। एट राइट प्लेस आप कैसे डायग्राम्स को इंटीग्रेट करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को आप कॉन्टेक्चुअली और एक रेलेवेंस के साथ ही यूज करें। ट्राई टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब और समवेयर कि आप 30 से 40 सेकंड में एक बेसिक सा मैप बनाना सीख ले रहे हैं और उसमें आप उसको कॉन्टेक्चुअली यूज कर पा रहे हैं। माई नेम इज, एज सर हैज already said, Rohin Kumar, All India rank 39, and I've scored 459 in all the four GS papers, and there's an increment of 55 marks compared to my last mains. So there were lots of learnings during these 2 years because the last mains was in 2023 and this time it is 2025. So I missed the 2024 prelims. So I got a lot of time. Like I was told that most of you would be attempting the 2027. You have a perfect 1 year from here on. So we would try to discuss some of the basics of answer writing and how you can actually proceed with, analyzing the previous year questions and writing some of the starting answers and how you can improve gradually. Because answer writing in itself is not an event. It takes lots of time. It took me around 3 to 4 years to actually understand what it means to write a good answer. So I would be sharing all those things with you. We would be first discussing how to approach the previous year questions. Then we would be discussing about the basics of answer writing, where we would describe the IBC framework in detail, which is intro, body, conclusion. And by looking at some of the examples, like how can you write, what are the things that you should not do while writing an introduction, main body, and conclusion. So we'll start right over from here. So the first component would be how to analyze the previous year questions, because uh, you must have heard from many of the toppers saying कि आपको previous year questions बहुत अच्छे से करने चाहिए। अब वो कैसे करने चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सिलेबस के बाद में अगर यूपीएससी कोई चीज आपको प्रोवाइड करता है, कोई हिंट देता है प्रिपरेशन के लिए, तो इट इज द पीवाईक्यूज ओनली। तो पीवाईक्यूज के थ्रू हम एक उनका यूपीएससी का जो माइंडसेट है, उनके जो क्वेश्चन फ्रेमिंग के जो जितने वेरिएबल्स निकल के आते हैं, उन सारों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने बेसिक कुछ कि अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं और जो टॉपर्स हर साल करते हैं, उनके बीच का एक छोटा सा कंपैरिजन हमने इस स्लाइड में लिया है। कि जनरली हम लोग पीवाईक्यूज उठाते हैं, उसको अटेम्प्ट किया, किसी से कंपेयर करके, किसी से रिव्यू लिया और उसको इंट्रोस्पेक्ट किए बिना छोड़ दिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जब किसी पीवाईक्यू को लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि कब से लिखना स्टार्ट करें। तो उसमें ये रहेगा कि जब आप एक बेसिक अपनी बेसिक स्टडीज कर लें, जैसे कि आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेट अस से जीएस 2 के आपने जो इनिशियल टॉपिक्स हैं वो जैसे ही कवर किए, तो आप पीवाईक्यूज उठाइए और उनमें से देखिए, पहले सबसे पहले उन पीवाईक्यूज को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एज वी आर सीइंग कि जो एक डिफरेंस होता है, या तो आपने आंसर लिख के छोड़ दिया, या आपने जब आंसर लिखा तो उसके पीछे का पूरा आपने पूरा उसका हेयर स्प्लिटिंग किया कि कहाँ से ये सोर्स्ड है, सिलेबस में ये किस थीम के अंडर आता है, क्या ये थीम रिकरिंग है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग माई सेकेंड मेंस विच इज दिस टाइम, तो बहुत से ऐसे सेक्शंस थे जिनको हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करके वी वर एबल टू प्रिडिक्ट कि इन इन एरिया से क्वेश्चंस आने मोस्ट प्रोबेबल हैं। जिसमें कि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जिसमें रिकरिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप ओवर ओवर द इयर्स देखेंगे, तो यू वुड फाइंड कि कैसे पीवाईक्यूज आपको वो हिंट देते हैं। तो आता है कि आप पीवाईक्यूज को कैसे रीड करें, कैसे कैसे उनको एनालाइज करें। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला तो रहेगा लैंग्वेज का रोल। उसमें डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स वो होते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड क्या है एक्चुअल में, उस चीज को आपको इंडिकेट करते हैं।
इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन राइटिंग ओनली कि आप क्या लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एज लॉन्ग एज आप उस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हैं तो बाकी सारी चीजें वी कैन टेक केयर ऑफ। तो इसमें तीन स्टेजेस में आप एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। पहला रहेगा डायरेक्टिव वर्ड, जो आपको इंडिकेट करेगा कि क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में। जो अलग अलग डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, एग्जामिन हो गया, इलुसिडेट हो गया, जस्टिफाई और आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ओवर द इयर्स देखेंगे कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। सेकंड रहेगा कि कौन सा टॉपिक से वो क्वेश्चन आ रहा है। जब जब भी आप किसी पीवाईक्यू को देखेंगे तो सबसे पहले कि वो कौन से थीम में आ रहा है। अब कुछ रिपीटेड थीम्स हैं एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसे हम लोग यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक क्वेश्चन आया, उसके एग्जांपल के थ्रू वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, which is, I would read the question first. The concept of cooperative federalism has been increasingly advocated in recent times. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. तो इसमें जो कीवर्ड निकल के आता है सबसे पहले, जिसको हम डायरेक्टिव वर्ड बोलेंगे, वो हाईलाइट निकल के आता है कि आपको वो ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड है उसको सेग्रीगेट करेंगे। ओके, उसके कितने डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। उसमें कुछ डिमांड्स एकदम एक्सप्लिसिट होती हैं और कई बार कुछ डिमांड्स इम्प्लिसिट भी होती है। आप देखेंगे कि कई बार इश्यूज को इन डेप्थ वो लोग डिस्कस करते हैं, दो तीन डायमेंशंस पे आपको पूछा जाता है। विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर एज वेल कि किस तरीके से तीन चार इश्यूज पे आपको डिस्कस करना है। लेकिन जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है वो कई बार एक्सप्लिसिट नहीं होता है क्वेश्चन में। तो वी हैव टू बी ऑफ बी समवन जो कि एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अपने अप्रोच अपने आंसर्स में रखे। उसको हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। तीसरा कंपोनेंट जो किसी पीवाईक्यू को पढ़ते टाइम आता है वो है स्कोप। उस क्वेश्चन का स्कोप क्या है। इसमें देखिए, हाईलाइट डायरेक्टिव वर्ड हो गया, थीम इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना है पहले जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में। एक कंपोनेंट ये हो गया। एंड बाद में ये रहेगा कि टू एंड द एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स। तो इसमें बेसिकली हम उन उन सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक टूल बन जाएगा जो भी इश्यूज हमने हाईलाइट करें। तो हम लोग कुछ बेसिक्स जो आंसर राइटिंग की है उसमें इस चीज को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल पीवाईक्यूज को आपको कैसे रीड करना है उससे देख रहे हैं। ये कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। हाँ, अब इनका क्या मीनिंग है ये स्लाइड आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे ताकि आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पीवाईक्यू को एनालाइज करते टाइम वो आता है कि पीवाईक्यूज ओवर द इयर्स कैसे इवोल्व करते हैं। एक थीम है, आ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी में थीम्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते। तो व्हेन थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड तो किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू से यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, विच इज फेडरलिज्म। अगेन जीएस टू का एग्जांपल है। 2013 में एकदम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, हाउ हैज सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप इवॉल्व। 2015 में फिर से ये चीज रिपीट हुई जिसमें हाईलाइट ड्रॉबैक्स, कैन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फिक्स देम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा और इवेल्युएटिव हुआ, इज इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन। उसके बाद में 2022 में हम लोग फिर से इस कि किस तरीके से और ये क्वेश्चन इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ से हमें जो लर्निंग लेनी है वो ये है कि एक जो थीम है वो ओवर द इयर्स कैसे रिपीट होता है। और अब आपका क्या रोल रोल होगा इसमें। आप जो चीज कर सकते हैं यहाँ पे वो ये रहेगा कि आप जैसे 5 क्वेश्चन आपने फेडरलिज्म पे लिखे। अब जब आप इन पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपने ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस जिन पे यूपीएससी ने पूछा है उस पे आप ऑलरेडी अपने आंसर्स प्रिपेयर कर चुके हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। तो इस तरीके से एक थीम बेस्ड स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो ये ये लास्ट में हम लोग फिर से एक बार एक्शन प्लान आप लोगों का डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप पूरे साल में इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये रहता है कि जो थीम्स हैं, थीम्स वाली बात हम कर रहे थे कि कैसे थीम्स रिपीट होते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसमें जो कीवर्ड्स हैं और जो टॉपिक्स उन लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसमें एआई टूल्स की हेल्प लेके पिछले 10 साल के पेपर्स अपलोड करके आप उससे निकाल सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चंस में। अब एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये केवल सिलेबस में इतना ही मेंशन्ड है। अब उसमें अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आ रहा है, बार बार प्रेसिडेंट पे आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट पे आ रहा है,
सीएजी पे आ रहा है। अब इनमें भी क्या क्या डायमेंशंस पे यूपीएससी फोकस कर रहा है। अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो अटॉर्नी जनरल पे भी हम लोग कितना भी पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट पे भी कितना भी पढ़ सकते हैं। तो पीवाईक्यूज हमें वो एक्सटेंट भी बताते हैं, जो डेप्थ, एक्सटेंट और डेप्थ की आपको किसी भी टॉपिक को कितना पढ़ना है। दैट दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी कैन टेक फ्रॉम पीवाईक्यूज। तो किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं इसमें, नेक्स्ट फिर कैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स पे कैसे क्वेश्चन आए। तो जब आप इन 8-10 क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, किन किन एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है, क्या उनका किसी करंट इवेंट या किसी करंट डेवलपमेंट से कोई रिलेशन है, आप उस चीज को भी स्टैब्लिश कर पाएंगे। और अब जब आप अगले साल की इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे कि यार कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी इस बार पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में रही हैं, तो यू वुड हैव अ फेयर आइडिया। आपके लिए एकदम बाउंसर्स नहीं होंगे कि यार ये कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लोकल गवर्नेंस पे भी किस तरीके से आप देखिए 22 में, 23 में, 24 में, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो कि बार बार इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे बिफोर हैंड कुछ ऐसे टेम्पलेट्स, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, उसकी डिमांड को सेग्रीगेट कीजिए, और जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, एंड राइट व्हाट इज आस्क्ड। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी टॉपिक पे आता है और वो सारा का सारा चीजें हम लोग डंप कर देते हैं। तो वो हमें लगता है कि यार मैंने तो इतने एग्जांपल्स लिखे थे, इतने कीवर्ड्स को यूज किया था, केस स्टडी भी लिखी थी, बट दैट इज नॉट समथिंग समटाइम्स जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, हमें लगता है कि यार स्कोर अपना कैसे नहीं इम्प्रूव हो रहा। अब हम लोग इंट्रो के डूज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ऐसा एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग में जिसको काफी कैजुअल लिया जाता है, थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है जल्दबाजी में। तो ये दो दो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके स्कोर में मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली कहते हैं कि हमारा स्कोर 390s 400 में ही स्टक हो जा रहा है बार बार, और किसी किसी स्टूडेंट्स का आप देखेंगे 440 प्लस आ जा रहा है। तो क्या वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से उसमें, आई हैव वर्कड एज एन इवेलुएटर एज वेल, तो उस समय मुझे चीज रियलाइज हुई कि यार किस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक एन इम्पैक्ट। अब जैसे इंट्रोडक्शन की हम बात करें, इंट्रोडक्शन पहली वो चीज होती है आपके आंसर की जो कि एग्जामिनर पढ़ता है। उसको पढ़ते ही एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन की डिमांड को समझा है या नहीं है। इंट्रोडक्शन एक तरीके से की है आप एग्जामिनर को ये आइडिया देने के लिए कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इस। और बेसिकली हमें करना क्या होता है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में जो की थीम होता है किसी भी क्वेश्चन का, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था या कोई और भी थीम हुआ, तो केवल उस थीम को हमें एड्रेस करना होता है। उसको एड्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप राइट हैंड साइड में स्लाइड में देख सकते हैं कि कई बार हम डेफिनेशंस को काम में लेते हैं। मॉनसून का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मॉनसून पे कोई क्वेश्चन है, वी कैन स्टार्ट कि मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। तो इस तरीके से एक बेसिक डेफिनेशन के आप कई बार स्टार्ट कर सकते हैं। और वो पेपर वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी डिफर करेगा कि आप कैसी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चंस में जनरली जजमेंट्स को हम यूज करते हैं, आर्टिकल्स को। और जो जीएस 3 के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम कुछ डेटा पॉइंट्स को यूज करते हैं, फैक्ट्स को यूज करते हैं टू स्टार्ट। फिशरीज पे है, एमएसएमईज पे है, एक्सपोर्ट्स पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम डेटा सेट से स्टार्ट करके, तो वो चीज हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि हर पेपर है उसमें जो अलग अलग सेक्शंस हैं, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, उसमें किस तरीके से एक कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर इसी को रखेंगे हम डूज में ही एक बार थोड़ा सा, हाँ कोर प्रिंसिपल्स वाले पे हाईलाइट करेंगे, विच इज कि प्लीज डू नॉट स्किप एन इंट्रोडक्शन। कई बार होता है कि हम लोग एक लाइन में लिख दिया, छोटा सा लिख के उसे आगे बढ़ गए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उसको अपनी ड्यू स्पेस दीजिए, कम से कम चार चार एक आइडियल होता है, 4 से 5 लाइन आप उसमें लिखिए, और एक अच्छा और फेयर आइडिया आप एग्जामिनर को दीजिए कि यू हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन वेल। कंटेक्चुअल होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक जेनरिक वर्डिंग्स मत कीजिए उसकी कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है। वो हम लोग डू डोंट्स में भी थोड़ा फोकस करेंगे। डू नॉट गिव अ फाइनल वर्डिक्ट इन इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज जस्ट, मतलब इतना सिंपल है इसको समझना कि यार आपको केवल क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, जब जो कोर थीम है क्वेश्चन का अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप दे देते हैं। अवॉइड रिपीटिंग द वर्बैटम ऑफ द क्वेश्चन। ये जनरली एक मिस्टेक होती है कि हम लोग कई बार क्वेश्चन में से ही लाइंस पिकअप करके उनको रिपीट करने लग जाते हैं। प्लीज ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स। अब इंट्रोडक्शन के डोंट्स
हम लोग देखते हैं कई बार ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं जो लेजी ओपनर्स जिनको हम बोलते हैं, इट इज वेल नोन सिंस टाइम इमेमोरियल। तो थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज हम लोग यूज करने लग जाते हैं जो कि मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में जिसकी जरूरत नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन में एकदम क्रिस्प होना है और जो कोर थीम है उस क्वेश्चन का उसको एड्रेस करना है। आप उसको ओवर राइटिंग भी मत कीजिए। कई कई बार होता है कि उसमें हम लोग आधा आधा पेज इंट्रोडक्शन का लिख जाते हैं। कई बार देखते हैं कि आप 2 लाइन में ही आपने एक डेटा लिखा कि इंडिया की इतनी पोजीशन है एंड यू आर डन। प्लीज आप जो कोर थीम है उसको एड्रेस कीजिए थोड़ा सा। अगर आप डेटा पॉइंट यूज कर रहे हैं, कोई करंट इवेंट यूज कर रहे हैं या कोई ऐसा एग्जांपल यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू सब्सटेंशिएट दैट थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कि वो डेटा सेट, वो एग्जांपल या वो करंट इवेंट उस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं, दैट दैट नीड्स टू बी क्लियर उसी पॉइंट पे। ठीक है। अगेन, यू डोंट हैव टू जंप इनटू द आर्ग्यूमेंट्स इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में। कॉम्प्लेक्स जार्गन्स मत यूज कीजिए टू द एक्सटेंट कि आप आपकी जो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस हम लोग याद कर लेते हैं कहीं से, अब हमें तो वो याद रह जाती है, लेकिन आप एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर वो सेंस नहीं बना रही है रियल टाइम में, एग्जामिनर के पास हार्डली 30-40 सेकंड होते हैं एक इंट्रोडक्शन का देखने। अब उसमें अगर उसे हासिल करना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट समथिंग विच विल हेल्प यू। इनकरेक्ट डेफिनेशंस, हाँ, इनकरेक्ट चीजें प्लीज मत लिखिए, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहां से आपके क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग की क्रेडिबिलिटी की स्टार्ट होती है। अगर यही कुछ आपने थोड़ा बहुत चल जाता है, 39 का 40 चल जाएगा, 35 चल जाएगा, लेकिन 35% कोई डेटा है, अगर किसी डेटा सेट में 35% है तो उसका 60 नहीं चलेगा, 70 नहीं चलेगा। तो प्लीज कुछ ऐसी इनकरेक्ट चीजें इंट्रोडक्शन में मत लिखिए। इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। अब इसमें देखिए, एक जेनरिक सा इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट वेज डू इंडस्ट्री एंड बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। इंडियाज एम ऑफ बीइंग डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 डिमांड्स इफेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का इस चीज से कितना कोरिलेशन है? आपको इंडस्ट्री और बिजनेस एसोसिएशंस इसमें की थीम है, तो जो एक इनफॉर्मल सेक्टर का लिंकेज निकल के आता है गवर्नमेंट के साथ, उस एस्पेक्ट को इसमें डिस्कस आपको करना है। इन दिस बैकग्राउंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस एसोसिएशंस कैन गाइड गाइड द वे। अब ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाले को फिर भी हम थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देंगे। सेकंड वाले, इन दिस बैकग्राउंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस एसोसिएशन कैन गाइड द वे, इस ये एकदम जेनरिक वर्डिंग है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। आप किसी पॉइंट के सब्सटेंशिएशन में या लास्ट में वे अहेड में आ जाता है कि किस तरीके से वो वे को गाइड करेंगे, बट ये चीजें आप इंट्रोडक्शन में प्लीज अवॉइड कीजिए। द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू ऑपरेट इन माई टेररिस्ट वर्सेस योर टेररिस्ट पैराडाइम। Explain what strategies would you suggest to develop a unified, comprehensive and rule-based global approach to tackle the menace of terrorism? Basically, terrorism पे और जो टेररिज्म का एक चेंजिंग पैराडाइम है उसके ऊपर ये क्वेश्चन हुआ था इन इन द बैकड्रॉप ऑफ द पहलगाम अटैक। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, इन्होंने स्टार्ट किया, पहलगाम अटैक बाय टेररिस्ट ऑफ टीआरएफ हैव हाइलाइटेड द मेनास ऑफ टेररिज्म कंटिन्यूएंस एंड लैक ऑफ इफेक्टिव यूएन सैंक्शन। ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन में जो मिस्टेक हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, सैंक्शन हाईलाइटेड द इनवर्ड लुकिंग अप्रोच टू, और इसे बीच में ही छोड़ दिया। तो प्लीज ऐसी चीजें भी आप अवॉइड कीजिए कि आप एक तो थोड़ा सा अपनी कॉपी को नीट बनाएंगे, वो चीज भी आपको हेल्प करेगी। और काटापीटी से ये होता है कि ये स्टेटमेंट भी इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन में प्लीज आप मत लिखिए। ठीक है। अब दो चार हमें ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि आप किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। Though a critical component of India's growth engine, MSMEs grapple with multitude of challenges. Discuss. Also suggest measures to support the growth of MSME sector. तो इसमें हमें पता लग गया की जो की थीम है इसका वो एमएसएमईज के अराउंड है। तो हम लोग एमएसएमईज का जो रोल है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, उसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं कि MSMEs contribute to 30% of India's GDP and forms a major share of exports of the country to the tune of 45% of the total exports. तो this way you have tried with the data fact कि आप किस तरीके से बता रहे हैं कि ये इंडिया के ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे एमएसएमईज काम कर रहे हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन वाला एक इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है? बायोटेक्नोलॉजी बाय इंटीग्रेटिंग बायोलॉजिकल साइंसेज विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। अब इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक बेसिक डेफिनेशन आप लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम्स प्रोसेसेस टू इंप्रूव देयर फंक्शनिंग इफेक्टिवनेस। अब एक छोटा सा एग्जांपल साथ में हमने लिख दिया कि कैसे जीएम क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल है।
तो दिस इज अ क्रिस्प वे ऑफ स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन, जिसमें आप एक बेसिक छोटी सी डेफिनेशन दी है जो कि समझ आ रही है पढ़ने पे, और उसके साथ ही आपने एक एग्जांपल को भी इंटीग्रेट कर दिया है विच इज मेकिंग सेंस एज वेल। ओके, अगला रहेगा मैनग्रोव्स पे। एक क्वेश्चन है, mangroves contribute significantly to the coastal economy and ecology, but they are threatened by numerous factors. Elaborate. Also state the measures taken by government. अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? मैनग्रोव्स के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। मैनग्रोव्स आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम्स बिटवीन ओशियनिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। इंडिया इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है? 0.5% ऑफ द एरिया। तो इसमें आपने एक फैक्ट भी इंटीग्रेट कर दिया, आपने एक बेसिक डेफिनेशन भी इंटीग्रेट कर दी कि मैनग्रोव्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, मैं एक चीज बाद में बोलूं उससे पहले आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का। इसमें अगर हम एक इग्नोर करते हैं तो जनरली ये होता है कि इंट्रो और कंक्लूजन में अगर आपने उसे अच्छे से एड्रेस नहीं किया और किया है, उसमें 0.5 मार्क्स तक का डिफरेंस एक क्वेश्चन में आ सकता है। अगर 0.5 का डिफरेंस एक क्वेश्चन में आ रहा है, आपने 10 क्वेश्चन में अगर ऐसी चीज करी है किसी भी पेपर में, तो आपके लिए ये कितना हो जाएगा? 5 5 नंबर का फर्क एक पेपर में आपके पड़ रहा है। और ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 7 पेपर्स, इसमें 30 से 35 नंबर का फर्क पड़ जाएगा अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। और उतना ही आपको फायदा भी हो जाएगा अगर आप ये कर रहे हैं। और 30 से 35 मार्क, आई थिंक आप लोगों को उसका सिग्निफिकेंस बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपको मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं, और मतलब आप एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके 450 प्लस आने में और 400 वाले स्कोर में। ठीक है, ये रहेगा कि सबसे पहले हमें सेग्रीगेट करना है डिमांड। जो क्वेश्चन है उसके जितने भी डायमेंशंस हैं, मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ। एक एक दो डायमेंशन कई बार इम्प्लिसिट होते हैं, बाकी डायमेंशंस जनरली एक्सप्लिसिट होते हैं। तो आप उन डायमेंशंस को सेग्रीगेट कीजिए। इनिशियली आप क्या क्या कर सकते हैं, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो उसी में आप मार्क कर दीजिए नीचे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर आप ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके आपके दिमाग में वो चीज आप बिना उस चीज को हाईलाइट करे भी आप उसे अप्रोच कर जाएंगे। तो पहला पार्ट ये रहेगा। दूसरा, फॉलो सीक्वेंस इन कवरिंग ईच डायमेंशंस। कई बार होता है कि हम लोग सॉल्यूशंस पहले लिख देते हैं, स्कीम्स पहले लिख देते हैं, बाद में चैलेंजेस लिखते हैं। तो एक जो नेचुरल सीक्वेंस है क्वेश्चन का, आप प्लीज उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए व्हाइल यू आर आंसरिंग टू द डायमेंशंस। अप्रोप्रिएट हेडिंग्स रहेंगी उसमें, प्लीज यूज द हेडिंग्स वेरी क्रिस्प। जनरली ये होता है कि हम पूरे वर्बैटम को कॉपी कर देते हैं और बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिख देते हैं। एक दिक्कत ये होती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि हम एक नॉन रेलेवेंसी हेडिंग लिख देते हैं बना के। तो उस चीज से भी आपको बचना है। अब कर क्या सकते हैं उसमें, आप एक दो कीवर्ड वहां से उठाइए, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उससे एक दो कीवर्ड उठा के आप एक हेडिंग को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कंटेंट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे बनेगा? कई बार क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हमें 2 या 3 डायमेंशन एक क्वेश्चन में एड्रेस करने हैं, तो हमने पॉइंट्स पहले डायमेंशन में लिखना स्टार्ट किया और शुरुआत के 2 या 3 जेनरिक पॉइंट्स आए। उसके बाद हमें अच्छे पॉइंट्स उस टॉपिक को लेके याद आने लगे और बाद में हमने लिखा। अब एक डायमेंशन में आइडियली अगर मैं एक 15 मार्कर की बात करूं तो 15 से 16 पॉइंट आर इनफ टू कवर ए 15 मार्कर। और उसमें 3 डायमेंशन है तो 5 5 पॉइंट्स ईच डायमेंशन हो गया। अगर हमने पहले ही डायमेंशन में ये गलती कर दी कि पहले जेनरिक पॉइंट लिख रहे हैं फिर अच्छे पॉइंट्स जब आ रहे हैं, तो वो अपने आप में वो डायमेंशन काफी स्पेस आपका ले जाएगा। उससे दिक्कत क्या होगी कि लास्ट में आपके पास स्पेस कम बचेगा और आप उस चीज को अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब आपको मार्क्स का रिवॉर्ड होता है तो इक्विटेबली होता है कि आपने सारे डायमेंशंस को किस तरीके से एड्रेस किया है। तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और एक दो अच्छा पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। जेनरिक पॉइंट्स को मेन बॉडी में भी प्लीज आप अवॉइड कीजिए। यूज पॉइंट हेडिंग्स विद कीवर्ड्स। अब इसमें एक चीज मैं यूज करता था कि जो मेन हेडिंग होती थी मेन बॉडी की, जैसे किसी डायमेंशन की एक हेडिंग होती है, मैंने उसको डबल बॉक्स बना दिया उसके। फिर उसके नीचे मैं 5 पॉइंट्स अगर लिखने वाला हूं तो मैं पॉइंट हेडिंग्स लूंगा। पहली पॉइंट हेडिंग ली, उसको डबल अंडरलाइन कर दिया और उस पॉइंट को मैंने बाद में सब्सटेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब उस सब्सटेंशिएशन वाले पार्ट में अगर मैं कोई डेटा यूज कर रहा हूँ, कोई एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, या सिंपल मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन से वो पॉइंट कैसे रिलेटेड है, तो उसमें कोई कीवर्ड अगर आ जा रहा है तो आप उस चीज को वहीं सिंगल लाइन से आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यूज पॉइंट हेडिंग्स। आप पॉइंट हेडिंग्स को यूज कीजिए क्योंकि इट बिकम्स वेरी, इतना कम टाइम एग्जामिनर्स के पास होता है
कि उस पूरे पॉइंट को पढ़ पाना 3 से 4 लाइन को कई बार उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। तो इफ यू आर गिविंग देम कीवर्ड्स, और बाद में अगर एग्जामिनर देखता है कि एक दो पॉइंट उसने पढ़ के देखे आपके और उन्हें लग रहा है कि दे आर मेकिंग सेंस पॉइंट हेडिंग के साथ में, तो वो केवल कीवर्ड्स पे रिलाई करके आपको मार्क्स दे जाता है जनरली। इक्विटेबल वेटेज ऑफ स्पेस अक्रॉस डायमेंशन, तो अगर 3 डायमेंशन है या 4 डायमेंशन है तो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उनको उतना ही स्पेस दीजिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत वालों को 2 पेज में लिख दिया, 2.5 पेज में, तो लास्ट के 2 डायमेंशन आप लास्ट में करके उसको काफी कंजस्टेड आंसर को बना दे रहे हैं। इंटरकनेक्शन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट मेन बॉडी में, कि आप यूनिफॉर्म पॉइंट्स मत लिखिए। इफ इट इज अबाउट साइंस एंड टेक या सोसाइटी का क्वेश्चन है तो केवल उसी में आप लिमिट मत कीजिए, ट्राई टू इंटरकनेक्ट अलग अलग, जिसमें हम लोग जो पेस्टल की अप्रोच आती है उसको दिमाग में रख सकते हैं कि आप पॉइंट जनरेशन में वो आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगी मैं बेसिक जल्दी से बता दे रहा हूँ आपको। आपका आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए। अगर उसमें इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, अगर उन्होंने पूछा भी नहीं है आपसे कि आप इसमें सॉल्यूशंस बताइए, व्हाट मेजर्स कैन यू टेक, देन इवन आप लास्ट में या तो कंक्लूजन के रूप में या एक छोटा सा वे अहेड जरूर लिखिए। क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक सॉल्यूशन सेंट्रिक बेंट ऑफ माइंड हो, एंड इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर कॉपीज एज वेल। कॉपीज आर बेसिकली गिविंग अ ग्लिम्स इनटू योर पर्सनैलिटी, कि आपके, और लास्ट में कभी भी आप इश्यूज के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट मत कीजिएगा। लास्ट में इश्यूज हाईलाइट किए और आपने कंक्लूजन लिख के उस चीज को छोड़ दिया, तो प्लीज ऐसा मत करना। इंटरकनेक्शन हो गया। केस स्टडीज, अगेन केस स्टडीज वाली एक चीज आती है, स्टूडेंट्स को रहता है कि सर केस स्टडी कैसे इंटीग्रेट करें। तो क्वेश्चन की जित अगर कोई केस स्टडी है वो क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है उतना ही डिस्क्राइब कीजिए उसे। पूरी की पूरी केस स्टडी को उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितनी रेलेवेंट है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उतना ही उस चीज को हाईलाइट कीजिए। लॉजिकल फ्लो, और जो आप पॉइंट्स आप जब जनरेट कर रहे हैं किसी भी एक डायमेंशन में, अगर आप 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसी स्थिति न बने जिसमें कि आपके पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। आपने किसी चीज को पहले स्टैब्लिश किया और 2-3 पॉइंट के बाद में आपने उसी पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो वो आपकी थिंकिंग के प्रति इट शोज की मतलब दे आर नॉट अलाइंड एट वन पॉइंट। बाकी जो फर्स्ट पर्सन वाली चीजें होती है इसमें आई थिंक, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, आप इन चीजों को पॉइंट्स जब आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और एक्रोनिम्स का जब हम यूज करते हैं अपने आंसर्स में, एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप उस चीज को एक बार डिस्क्राइब कर पाएं। बार बार करने की जरूरत नहीं, कि एटलीस्ट एक बार कर दें। अगर वेल नोन एक्रोनिम्स हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। WHO का क्वेश्चन है, हेल्थ का क्वेश्चन है, तो उसमें WHO चल जाएगा। लेकिन कुछ बड़ा सा आपने लिख दिया इसी मोनाड या, तो उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, मेन बॉडी का वैल्यू एडिशन वाला अगेन वही रहेगा, पेपर वाइज रहता है। डेटा स्टैट्स, कमिटीज, कमीशंस, इंडेक्सेस हो गए, कमेंट्स, तो आप इन सारी चीजों को अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में यूज कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन आपका एक ही रहेगा सारे के सारे। अब उसको आपको कभी आप इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे, आप सेम जजमेंट को कई बार किसी क्वेश्चन में आप उसको पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने में यूज कर ले रहे, तो वो वेरी करेगा कि आप कहाँ कहाँ उसे यूज कर सकते हैं। डोंट्स पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। वो ये रहेगा कि जब हम पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए कि उसका जो लैंग्वेज है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने में लिख के आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स को जनरली इंटरेस्ट नहीं होता है पूरा पैराग्राफ पढ़ने का। अगर आपने एक एक पॉइंट हेडिंग दी और उसको 1-2-2.5 लाइन में अगर आपने उसे सब्सटेंशिएट कर दिया है और वो क्वेश्चन की डिमांड के साथ जा रही है वो चीज, देन इट विल वर्क फॉर यू। उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये होता है कि यार एग्जाम्पल्स हम लोग लिखने के उसमें रहते हैं, तो कई कई बार हम 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स एक पॉइंट में लिखते हैं। तो वन पॉइंट के लिए मेक इट अ रूल कि एक एक एग्जाम्पल आपको जो लगे कि यार ये एग्जाम्पल अच्छा है तो आप उसको लिख दीजिए। 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स लिखने की आपको जरूरत उसमें नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ एक्रोनिम्स को प्लीज आप अवॉइड कर सकते हैं, और एटलीस्ट उनको एक बार जैसे वी हैव डिस्कस्ड आप उसे वो कर दीजिए। ओवर अंडरलाइनिंग, ये कई बार इशू आ जाता है कि हम लोग काफी सारी चीजें अंडरलाइन कर देते हैं। अब उसके बाद दिक्कत ये आ जाती है कि अंडरलाइन पार्ट पढ़ना है या जो नॉन अंडरलाइन पार्ट हमें एग्जामिनर को पढ़ना है। प्लीज ट्राई की जो एकदम की वर्ड हो, की या क्रूशियल डेटा हो, आप उसी चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं। बहुत सारी बुलेट की डंपिंग्स के भी अगेंस्ट आई वुड एडवाइस कि आपने एक डायमेंशन के अंदर 10 या 15 बुलेट पॉइंट्स डंप कर दिए और उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आपने एथिक्स का क्वेश्चन है, उसमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके आपने 10 पॉइंट्स लिख दिए, बट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग देम विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
क्योंकि उन वर्ड्स का यूज वहां पे आप क्यों कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन देन एंड देयर ओनली। वी हैव डिस्कस कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट वाला, उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज को प्लीज आप अवॉइड कीजिए। जो चैट लैंग्वेज होती है, कई बार इतना यूज टू हो जाते हैं हम लोग इन चीजों को लेके, ये रियल एग्जामिनेशन या पेपर लिखते टाइम भी अगर वो चीज आ रही है तो दैट दैट कैन बी अ बिट काउंटर प्रोडक्टिव। तो प्लीज आप उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। एक फॉर्मल लैंग्वेज ही आपकी होनी चाहिए। एंड एंडिंग ऑन द प्रॉब्लम प्लीज, जिस भी डायमेंशन को आप कर, लास्ट में एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम के साथ उस क्वेश्चन को मत एंड कीजिए। इट हैज टू बी सॉल्यूशन सेंट्रिक। Integrating technology at various stages of disaster management can enhance the effectiveness of disaster response strategies. Elucidate. अब आपने डिजास्टर से रिलेटेड है, उसमें डब्ल्यूएमओ से स्टार्ट किया कि किस तरीके से एक डेटा सेट का आपने यूज किया। रिवील्स दैट अराउंड 75% डिस्ट्रिक्ट्स हाउसिंग मोर देन 50% पॉपुलेशन आर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल एक्सट्रीम हजार्ड्स। ये एक डेटा उस समय करंट अफेयर्स में काफी था, तो मैंने लिख लिया था। अब मुझे लगा कि डिजास्टर का कहीं क्वेश्चन आएगा तो आई वुड ट्राई टू यूज इट। अब ये डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी को ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है और उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। अब ये इसका पहला एस्पेक्ट देखिए, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसमें इसने अलग अलग डायमेंशन नहीं दिया, लेकिन हिंट हमें दे दिया कि एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें इलस्ट्रेट करना है केवल उस, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको एक्सप्लेन करना है। उसमें वेरियस स्टेजेस किसी भी डिजास्टर की क्या होती हैं, डिजास्टर प्लानिंग हो गई, ड्यूरिंग द डिजास्टर हो गया, पोस्ट डिजास्टर हो गया। तो उसमें हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग को हमने बहुत छोटा ली, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एट वेरियस स्टेजेस, सिंपल क्रिस्प और क्वेश्चन के साथ जा रही हेडिंग। उसके बाद में ये पॉइंट हेडिंग आ गई जिसमें हमने पहला पॉइंट डिजास्टर प्लानिंग में कैसे टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, उसको हमने डबल डबल अंडरलाइन किया। प्री डिजास्टर्स, कैसे जियो स्पेशल टूल्स को हम रिमोट सेंसिंग जीआईएस को हजार्ड प्रोन मैपिंग में यूज कर सकते हैं। वेदर रडार्स हो गए, डॉपलर रडार्स, जियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द साइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम देखें कि कैसे ड्यूरिंग द डिजास्टर भी हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें टू मॉनिटर द डैमेज कॉज्ड, इसमें अगला रहेगा कि मॉनिटर द इंसिडेंट्स ऑफ फायर एंड फ्लडिंग बाय यूसेज ऑफ सेंसर्स एंड एआई, रोबोट्स टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशंस। पोस्ट डिजास्टर में भी हम देखेंगे प्लानिंग फॉर रिहेबिलिटेशन, इसमें एआई का एक एक अच्छा यूज आप शो कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स पता है कि कहीं ये चीज यूज हुई है रिसेंट में, तो आप वो चीज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आया तो मैं नहीं लिखा था उसे। साथ में आप एक डाइवर्सिटी भी डिजास्टर मैप इंडिया का बना सकते हैं, अलग अलग कि कैसे जो हिमालयन रीजन है वहां पे क्वेक्स का रहता है, फ्लड्स के रीजन बिहार वाला रीजन हो गया, मुंबई में कई बार फ्लड्स आ जाती है, साइक्लोन्स वाला एक रीजन आ गया। तो आपने एक डाइवर्सिटी अपने डायग्राम में शो कर दी, उससे एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप केवल एक डिजास्टर को लेके उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। लास्ट में कि कैसे डिजास्टर स्केप है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो हेडिंग वाला पार्ट है इसको हम इतना भी कर सकते थे, जो और से पहले वाला पार्ट है उतने में भी हम इसे कंसाइज कर सकते थे। ये एलपीजी पे है, उस पे एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने दिया, उसके बाद हेडिंग दी। जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो कि आप एक कंसिस्टेंसी रखिए अपने प्रेजेंटेशन में, और जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उसके बाद एक दो तीन चार पांच पॉइंट उनको अंडरलाइन किया। अगर कुछ उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर से उसको अंडरलाइन कर दिया। तो एक पॉइंट हेडिंग आपकी हो और फिर आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। विकसित भारत रिफॉर्म्स 2.0। अब उस समय बजट में सप्तऋषि, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने डिस्कशन किया था सप्तऋषि का, उसके अलग अलग डायमेंशन के थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का कोशिश किया। इसमें हम सारे के सारे इन चीजों को हाईलाइट करके, अगला एमएसएमईज का ये इंट्रोडक्शन हम पहले भी कर सकें, मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंजेस, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कि आप कैसे पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपल हब एंड स्पोक डायग्राम बनाइए आप। अब इसका एक एडवांटेज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, जब आप ऐसे डायग्राम्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, ये वाला जो स्पेस है आप इतना स्पेस बचा ले रहे हैं। अगर आप एक डायमेंशन में इतना स्पेस बचा रहे हैं और हर क्वेश्चन में दो या तीन डायमेंशन में इतना स्पेस बचा रहे हैं, तो लास्ट अगर अगर आप उनको एक्यूमुलेट करेंगे तो करीब 3 से 4 पेज तो कम से कम आप लोग बचा ले जाएंगे। अब उससे आपका राइटअप भी कम होगा और वो चीज ओड भी नहीं लग रही है एग्जामिनर को कि यार ये जगह खाली क्यों छोड़ दी इसने।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीजें स्मार्टली कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि लिमिटेड टाइम होना है सबके पास यार, वही तीन तीन घंटे होने हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 3 घंटे में पेपर को हम कंप्लीट करें। तो कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो चीज ऑड भी नहीं लग रही है, और कम कम के अंदर हम लोग ज्यादा कन्वे अगर कर पाए, तो दीज थिंग्स हेल्प। ग्लोबलाइजेशन एक रिकरिंग थीम है सोसाइटी में। अब इसमें ऐसा है कि आप पहले से अपना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो प्लीज एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं सारे पेपर्स में जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, उधर आरपीए हो गया। तो आप उन थीम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। जो थीम बेस्ड स्टडी अपना जो लेक्चर का एक की कंपोनेंट है आज, उसका यही मतलब है कि कैसे आप पहले से थीम्स को आइडेंटिफाई करके अपने कुछ टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जो कि आपका एग्जामिनेशन टाइम में आपका टाइम बचाएगा। जनरली ये होता है कि जाके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आती है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें यार। तो अगर आपके पास एक बिफोर हैंड एक इंट्रोडक्शन रेडी है, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सेल कर जाएंगे। वंस यू स्टार्ट राइटिंग इन क्वेश्चन, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। तो ये क्यों आप ले सकते हैं यहाँ से कि थीम्स को, जो कुछ टेम्पलेट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड किनशिप इन इंडियन सोसाइटी। डू यू एग्री? क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? अब हमें इस चीज को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपको एग्जांपल्स भी देने हैं, या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट में एग्जांपल ही लिखना है। अगर आप उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो मुझे लगता है वो चीज काफी है। हर पॉइंट में आपको एग्जांपल मिले ही जरूरी है भी नहीं। बेसिक डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया कि इज द फेनोमेना ऑफ राइजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अमंग नेशंस रीजन ग्लोबली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी। अब ये किस तरीके से सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट्स हैं। रीडिफाइंड आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड किनशिप, हमने इतना ही यहाँ से रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड किनशिप इन इंडियन सोसाइटी, उसी की बात कर रहे हैं। अब उसमें डू यू एग्री? यस वी एग्री। उसमें ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। किस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज का राइज हो रहा है, ओल्ड होम स्टेज हो गया, राइजिंग डाइवोर्स रेट्स हैं, इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस। डिसएग्री भी करते हैं हम स्टेटमेंट से। कैसे करते हैं? ड्यू टू इंक्रीजिंग सिंबोलिज्म ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। उसमें टेम्पररी होम्स, मतलब पीपल आर स्टिल लिविंग इन द फ्लैट्स बट दे आर गोइंग बैक टू देयर होम टाउन्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स और इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। तो ग्लोबलाइजेशन का पूरी तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। रिचुअल्स एट बर्थ डेथ मैरिज उनको फॉलो कर रहे हैं। इश्यूज ऑफ मॉरल पुलिसिंग ऑनर किलिंग भी सामने आ रही है। तो अब हम इसका, दो देयर हैव बीन इरोजन ऑफ सर्टेन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, हाउएवर इट इज द चेंज एंड फेनोमेना, इट इज द चेंज एंड फेनोमेना ऑफ एक्ल्ट्रेशन। ये कल्चर का जो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म का एक जो कल्चर इंडियन सिटीज में राइज हो रहा है, उसका भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन ग्लोबलाइजेशन का है। मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप कुछ टेम्पलेट्स पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन वहां दिखता था, मैं उसको पहले पढ़ता था। अगर उसमें कुछ और लिख सकता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन, एंड दैट वुड सेव माई एटलीस्ट 1 मिनट ऑफ माई टाइम। तो आप इस तरीके से ये टाइम शटलिंग को यूज कर सकते हैं। एक फिर हम प्रेजेंटेशन वाले ज्योग्राफी का आप एक क्वेश्चन कैसे एड्रेस कर सकते हैं। एलेबोरेट ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इलस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। बेसिक प्लेट टेक्टोनिक्स हमने बताया इंट्रोडक्शन में क्या होता है। दैट that the earth crust is divided into several plates which move in relation to each other, thus evolve the earth's surface। फिनोमेना ऑफ थ्योरी क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। एक एक डायग्राम के थ्रू हमने इसे डिस्कस किया है। बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, तो एट राइट प्लेस आप कैसे डायग्राम्स को इंटीग्रेट करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को आप कॉन्टेक्चुअली और एक रेलेवेंस के साथ ही यूज करें। चाहे एग्जांपल्स हो, चाहे कोई डेटा सेट हो, चाहे कोई डायग्राम हो। तो उस चीज का प्लीज ध्यान रखिए आप। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री उसको डायग्राम के साथ हमने डिस्कस कर लिया। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, ये डाइवर्जेंट का हमने डायग्राम बना दिया साइड में, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, और लास्ट में हमने इसे कंक्लूड कर दिया। कवरेज ऑफ बोथ इम्प्लिसिट एंड आर मिसिंग। इंडियाज नेबरहुड इज विटनेसिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इन्होंने पहली बात तो आप देखिए, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है, जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 लाइन में इस चीज को, इंडिया के नेबरहुड के बारे में बता के आप से सम अप कर सकते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 8 कंट्रीज, इंडियाज नेबरहुड इज करंटली इम्पैक्टेड बाय सेवरल प्रॉब्लम्स। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट डजंट मेक एनी सेंस, इज इम्पैक्टेड बाय सेवरल प्रॉब्लम्स। ये सेम चीज इन्होंने
क्वेश्चन में डिस्कस करिए। तो ये चीज आप यहाँ से हटा सकते थे, लिख सकते थे कि इंडिया लाइज एट द पिवट ऑफ साउथ एशिया, और उसकी एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किस तरीके से रीजन में है। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन में इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन ऑन इंडियाज लीडरशिप रोल। तो सबसे पहले तो डिस्कस ही आपको क्या करना था कि देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस, इन पॉइंट्स को डिस्कस करना था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, उसमें इस आंसर को कैसे अच्छे से एड्रेस किया जा सकता था वो चीज भी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द जुडिशियरी हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू जस्टिस, येट कंसर्न्स, ये पहला पार्ट हो गया। हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस, कैसे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस को वो करेगा, लेकिन देर आर कंसर्न्स दैट रिमेन। अब इसमें देखिए, डिमांड पहले इम्प्लिसिट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग टू, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर इन लोगों ने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी। अब सेकंड क्या है, येट कंसर्न्स रिमेन अबाउट इंक्लूसिविटी एंड इंस्टीट्यूशनल रेडिनेस। कंसर्न्स क्या हो गए, ये दो, ए और बी हमने हाईलाइट कर दिए। अब ये जो इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है, डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशियरी हैव मेड राइट टू जस्टिस एक्सेसिबल, स्वप्निल त्रिपाठी केस पेव्ड वे फॉर डिजिटाइजेशन। अब इससे भी ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे, ये जजमेंट को इन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन जो गैप बीच में आ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि जो इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं वो एक इंटीग्रेटेड राइटअप की फॉर्म में आप प्लीज लिखिए, तो दैट दैट गिव्स ए गुड इंप्रेशन। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यार इसने, बच्चे ने पॉइंट स्टार्ट कर दिया या क्या है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली। अब यहाँ पे इन्होंने डिमांड बिल्कुल भी स्टेप्स टेकन फॉर डिजिटाइजेशन, क्वेश्चन में कहीं भी ये चीज नहीं पूछी है कि स्टेप्स क्या क्या लिए गए। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को इंप्रेशन आता है कि मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी, ई कोड, लिम, फास्टर, आईसीजेएस, मैंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं रहे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन, लास्ट में वे अहेड। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उन्होंने किस कंपैरिजन, व्हेन द लाइट ऑफ जस्टिस डार्कनेस नो वन नोज, इन्होंने एक कोट के साथ इसे स्टार्ट किया है। अब मेन बॉडी वाला पार्ट हमें देखना है इसमें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू इनहांस, कैसे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और तीसरा एक्सेस टू जस्टिस, इनमें दो दो पॉइंट इन्होंने किया। तो एक डायमेंशन में तीन, तीन दो पांच, दो सात पॉइंट भी इन्होंने लिख दिए, और उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया, जिससे एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो गया कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया है। एंड इट इट डज नॉट बिकम एट ऑल डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर इस चीज को कॉम्प्रिहेंड करना विद इन अ सेकेंड। और इस क्वेश्चन को, आंसर को आप कंपेयर कीजिए पहले से, उसमें कितना जगल करना पड़ रहा है, बट इट हैज, यस, सी दिस वन, यहां तक तो पहले पेज में तो डिमांड ही नहीं आई है उस चीज की। अब यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा यार, तो इन चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। बट इट हैज सम कंसर्न्स रिलेटेड, सेकेंड वाला पार्ट भी, सम कंसर्न्स रिलेटेड टू इंक्लूसिविटी, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, कैसे इन्होंने किया, लास्ट में एक वे फॉरवर्ड लिख के, लास्ट में एक कोटेशन के साथ फिर इन्होंने एंड कर दिया। बट कोई कोटेशंस आप बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्सनैलिटी से उसे एसोसिएट करना है। अगर आप जबरदस्ती किसी का नाम लिख देंगे और अगले को पता हुआ ऐसा कुछ, तो आपके लिए वो चीज थोड़ा सा काउंटरफाई कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। अगेन, द कंक्लूजन इज समथिंग जिसको देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में एग्जामिनर अवार्ड यू मार्क्स, तो वो कैसा लिखेंगे वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको 4.5 मिलते, एग्जामिनर 4 दे दे रहा है, आपने एक लाइन में कुछ लिख दिया। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वीक कंक्लूजन्स होते हैं, तो आपने साइड में लिख रखा है, ए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी एंड होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड टू एड्रेस दिस इशू, ये एकदम वीक कंक्लूजन हो गया। सारे बच्चे ही लिख रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, एक पॉइंट लिख के छोड़ दे रहे हैं। अब बजाय उसके जो दूसरा वाला नीचे हम देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक डेडिकेटेड, जो कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन से भी डायरेक्टली लिंक कर रहा हो, ये एकदम जेनरिक वर्डिंग होगी। और ये जैसे डिजिटल इंक्लूजन मिशन पे एक क्वेश्चन था, तो उससे कनेक्ट करके किस तरीके से इन्होंने सजेशन दिया है, फंडिंग, कन्वर्जेंस हो गया अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज, डिजिटल चैंपियंस ट्रांसलेट पॉलिसी इंटेंट इनटू ग्राउंड रियलिटी, और लास्ट में एक विजन इन्होंने दे दिया। तो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका जो कंक्लूजन है, इट हैज टू बी कोरिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इट शुड बी इन लाइन विद द मेन बॉडी दैट यू हैव अटेम्प्टेड, मतलब एकदम एक लॉजिकल कोरोलरी की तरह होनी चाहिए। अब वो कैसे रहेगी, कई बार ऐसा होता है 10 मार्कर क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और वहां पे हमें सजेशन या एक
सजेस्टिव वे अहेड का स्पेस नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप अपना जो कंक्लूजन है उसको बना सकते हैं। आप उसमें ऐसे दो चार सजेशंस, स्पेसिफिक क्रिस्प सजेशंस दे सकते हैं, जो कि जो इश्यूज आपने पहले हाईलाइट किए हैं उसको भी एड्रेस कर रहा है, और एक सॉल्यूशन सेंट्रिक एक इम्प्रेशन भी एग्जामिनर को आपका जाता है। शॉर्ट एंड क्रिस्प, ऑलवेज राइट इट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर राइटिंग शुरुआत में कर देते हैं और उस चीज के चलते लास्ट में स्पेस नहीं बचता है, और इतना कंजेशन हो जाता है कि हम लोग मार्जिन को क्रॉस कर जाते हैं। एंड इफ यू गाइस नो कि जैसे ही आप मार्जिन को क्रॉस करते हैं तो आप आपको यूपीएससी उसमें एक्चुअल में नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग करता है, नेगेटिव मार्क्स आपको रिवॉर्ड करता है। तो आप, और इट ऑल्सो शोज कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, स्पेस का मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने थॉट्स को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। लास्ट में एक लाइन में आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो इट डजेंट गो वेल। ठीक है, ऑलवेज राइट इट इवन आफ्टर रनिंग ऑफ टाइम। सॉल्यूशन सेंट्रिक, विजनरी, वी हैव डिस्कस दिस कि सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, यूज क्रेडिबल कोटेबल सोर्सेज टू एंड ऑन अ हाई नोट। ठीक है। अब क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, जजमेंट्स हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डीपीएसपीज काफी हैंडी हो सकते हैं कंक्लूजन्स के लिए आपके, या गवर्नमेंट के कोई विजन है, चाहे पंचअमृत हो गया, विकसित भारत अमृतकाल हो गया, एसडीजीज हो गया। जनरली ये चीजें सॉल्यूशंस में काम कर जाती है। डोंट्स कंक्लूजन के, समराइजिंग द मेन बॉडी, प्लीज। कई बार स्टूडेंट्स होता है कि जो मेन बॉडी में किया है उन्हीं पॉइंट्स को आपने समराइज लास्ट में कर दिया है। तो ऐसी चीज से प्लीज आप बचिए कि सेम वर्बेटम यूज करके आपने उसे लिख दिया। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लास्ट में फिर दो लाइन में उसी चीज को, सेम चीज को रिपीट कर दूं विदाउट गिविंग, अगर हम किसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं तो दैट डजेंट गिव अ गुड इंप्रेशन कि आपने फिर से वही जो प्रॉब्लम पहले डिस्कस करी आपने उसी को रिपीट कर दिया। तो इट इज बेटर कि आप एक अच्छा, एक सजेस्टिव फ्रेमवर्क लेके आए, उसमें एक विजन भी अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकें, या कोई एग्जिस्टिंग कोई ऐसा थीम है या विजन है गवर्नमेंट का, अगर आप उस चीज को हाईलाइट कर दें, दैट वुड बी ग्रेट। वेग रिमार्क्स, अगेन होलिस्टिक अप्रोच नीडेड, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी नीडेड। इनको, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी को आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए ना, कि किस तरीके की, कि उसमें पीपल का पार्टिसिपेट, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होगा, मार्केट का होगा, गवर्नमेंट का, इन सबका कन्वर्जेंस होगा एक। ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कस डिस्कस कीजिए कि कैसी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी वो रहेगी। रेडिकल स्टेटमेंट्स अगेन आप मत दीजिए, लास्ट में जजमेंटल मत होइए। कंक्लूड करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसमें अपना कुछ ऐसे हार्ड लाइन ओपिनियंस देते हैं जो कि जरूरत नहीं है आपको वहां लिखने की। ठीक है। हेडिंग्स एंड जार्गन्स, अगेन आपको लास्ट में कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं चीज कि कंक्लूजन और उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आप कंक्लूजन की हेडिंग लगाएं या वे अहेड लिखें। आप लास्ट में थोड़ा सा गैप देके उस चीज में, मेन बॉडी और उसके बीच में एक या दो लाइन का गैप देके आप उसे लिखेंगे तो अपने आप को चीज समझ आ जाती है कि आपने कंक्लूजन लिखा है। कंजस्टिंग और क्रैमिंग, इसको हम आगे देखेंगे भी स्लाइड्स में कि कैसे लास्ट तक आते आते अपने पास जनरली स्पेस नहीं बचता है, तो हम दो या तीन लाइन में इतना कंजस्टेड लिखते हैं उसे, या फिर मार्जिन क्रॉस कर जाते हैं। तो उस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिए। एंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, कंक्लूजन में कभी भी किसी इशू को डिस्कस मत कीजिए एट लेंथ। इट शुड बी सॉल्यूशन सेंट्रिक ओनली। पर्सनल ओपिनियंस अगेन मत दीजिए, आई थिंक, आई बिलीव। ठीक है। और फोर्सिंग कोटेशंस, लाइक आई हैव डिस्कस्ड कि आप किसी अपने मन की बात को किसी और के कोटेशन को बना के प्लीज आप मत लिखिए, वो चीज इट डजंट गो वेल। और ऐसा कोई कोटेशन मत लिखिए जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है उस क्वेश्चन से। कोटेशन लिखने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप एनवायरनमेंट के में आप एरिस्टोटल लिख दे रहे हैं अगर उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है। तो ट्राई टू राइट ए कंटेक्चुअल एंड रेलेवेंट कंक्लूजन। ठीक है सर। और एक ही होता है, हाँ, पॉइंट फॉर्मेट वाला भी निकल के आता है कि आप कंक्लूजन को लास्ट में, ऐसा कोई सेट फॉर्मूला यूपीएससी ने खैर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप तीन से चार लाइन में एक राइटअप में उसे कंक्लूड करते हैं तो इट गिव्स अ इंप्रेशन रेदर देन राइटिंग इन पॉइंट्स। आप कंक्लूजन को पॉइंट्स में मत लिखिए कि कंक्लूजन ही नहीं लिखा है इन्होंने, सबसे नो कंक्लूजन लास्ट में इतनी जगह। अब इन्होंने जो, आप क्या कर सकते हैं, जो वे अहेड यहाँ पे लिखा है आप उसको एक राइटअप के फॉर्म में तीन से चार लाइन में इन सारे पॉइंट्स को लिख के आप एक कंक्लूजन भी बना सकते थे। तो अब ये क्या हुआ, इन्होंने इतने पॉइंट्स लिख दिए पहले ही कि इनके पास लास्ट में स्पेस ही नहीं बचा। तो आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से भी प्रेजेंट करना है। देखिए कितना फर्क हो जाएगा एक कॉपी में, अगर आप एक कॉपी आपको ऐसे मिल रही है और दूसरी कॉपी उसने चार ही पॉइंट लिखे हैं इससे पहले वाले डायमेंशन में, चारों के चारों रेलेवेंट पॉइंट है एंड दे आर सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देर इज नो लिमिट किसी भी क्वेश्चन के लिए आप जो पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं,
लेकिन अगर आप एग्जामिनर को ये चीज आपको केवल समझानी है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और ये वो 4 पॉइंट्स है जिनके थ्रू मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ अपना स्टैंड, ठीक है, तो दैट इज इनफ। आप 4 पॉइंट यहाँ करते, छोटा सा वे अहेड लिख के लास्ट में कंक्लूजन लिखते, तो वो कॉपी कितनी कितनी अच्छी लगती। यही वो डिफरेंस थोड़ा सा मुझे लगता है क्रिएट हो जाता है एक आधे नंबर का। और वो आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन में लास्ट तक जाते जाते 50 60 100 नंबर तक चले जाता है। thus there is need of frequent and undisputed census and which will help to avoid these mishaps। अगेन इसका कुछ निकल के नहीं है कैसे मिसहैप्स हैं। तो ऐसे जेनरिक वर्ड्स को लास्ट में प्लीज मत आप थ्रो कीजिए। एक्सेडिंग 10 to 15, हाँ जनरली ये रहता है कि आ, आपका जो इंट्रो कंक्लूजन हुआ वो 1.5 से 2 मार्क्स का हुआ, इंट्रो भी और कंक्लूजन भी। और मेन बॉडी आपकी जैसे 6 मार्क्स की हो गई और ये 2 2 मार्क्स की हो गई, तो उतना ही स्पेस आप उस चीज को डिवोट कीजिए। लास्ट में देखिए उन्होंने कितना बड़ा कंक्लूजन लिख दिया है, ठीक है। तो 3 4 7 से 8 लाइन इन्होंने लिखी है, तो ऐसी चीज को भी प्लीज अवॉइड कीजिए अगली। हाँ सर, आप जाएंगे कि कुछ अच्छे कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं। द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स कास्ट अ शैडो ऑन द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, बट इट रिमेन्स रेजिलियंट रूटेड इन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट एग्जामाइन। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो हम इसका कंक्लूजन देख तो जो इंडिया रशिया का की कुछ देर आर सम इश्यूज इन द रिलेशनशिप। अब उसका एक सजेस्टिव और एक विजनरी आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। दस विद एनहेंसिंग एरियाज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, अब उसमें कन्वर्जेंस भी आप यूज कर सकते हैं। दस एनहेंसिंग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन द टू कंट्रीज लाइक कॉम्बैटिंग, अब इसमें आप स्पेसिफिक भी हो जा रहे हैं, सजेस्ट भी करते हैं लाइक कॉम्बैटिंग टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कैन फर्दर डीपन द पार्टनरशिप। क्वेश्चन में इशू ये था कि पार्टनरशिप इज एट स्टेक, तो आप उस चीज को कि किस तरीके से हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा WHO वाला है। दूसरा है starved of funds shackled by geopolitics, WHO is facing a crisis of capacity and credibility, discuss the statement in the light of US withdrawal and its accusation of the health body of being biased towards China and mishandling of the COVID pandemic। इससे नीचे वाला भी क्वेश्चन हम लोग अभी देख ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि किससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द नेशनल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हेन वाज इट लास्ट इम्प्लीमेंटेड। फिर ग्लोबलाइजेशन का है अगेन, इस इन्फ्लक्स ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स एंड MNCs इनटू इंडियन मार्केट सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, डू यू एग्री। अब हम लोग उन कंक्लूजन्स को देखें। WHO की जो क्रेडिबिलिटी वाला था, दस टू अचीव द SDG गोल्स। अब अगर आपको हेल्थ वाला एग्जैक्टली पता है कि कौन सा शायद 6 है, आप उसे मेंशन भी कर सकते हैं SDG 6 ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, देयर इज अ नीड टू सिस्टमेटाइज द ग्लोबल गवर्नेंस विद कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज। ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम जब हम वो चैप्टर पढ़ते हैं इमरजेंसी वाला, तो उसमें लास्ट में कहीं ये मेंशन्ड है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब ये बोला गया था कि भाई ऑन वन हैंड इट इज टेकिंग द राइट्स अवे, ऑन वन हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द राइट्स एंड ऑन ऑन द अदर हैंड इट इज टेकिंग द राइट। तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ कहा था कि एज एनविजन बाय डॉक्टर अम्बेडकर इट शैल बी यूज्ड एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, otherwise the criticism stands that on one hand constitution gives and on the other hand it takes away the rights। तो आप यहाँ ये भी मेंशन कर सकते थे एनविजन की बजाय कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली के डिबेट्स हैं उनमें अंबेडकर जी का ओपिनियन क्या था। फिर जो ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन था कि किस तरीके से इट इज प्रमोटिंग एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर इन इंडिया, तो उसका हम लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन दस इज अ मिक्स बैग। So there is a need of sensitization of consumer with transparency and regulation over the products with proper information dissemination like the source of origin requirements for people to make informed choices। So the idea that I'm trying to convey is कि आप थोड़ा specific हो सकते हैं in conclusion, आप जेनरिक चीजों को अवॉइड कीजिए, ठीक है, विच विल हेल्प यू। अब कोटेशंस का कैसे यूज कर सकते हैं, ये EIA से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो एक क्लासिक डिबेट है इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। तो उसमें कैसे आप कोटेशंस का यूज कर सकते हैं कि एस सुंदरलाल भगवाना जी सेड इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ शेल गाइड आर डेवलपमेंटल परसूट्स इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन्स। ठीक है, अब एक कंपोनेंट और बचता है प्रेजेंटेशन वाला, उसको हम लोग एक बार सर हम जो अब ये कुछ टाइप्स हैं जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन अपने पॉइंट्स को या अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हब एंड स्पोक है जो एक काफी इजी रहता है, थोड़ा स्पेस भी आपका बच जाता है एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। साइक्लिकल फ्लो, अगेन आप एक सर्कुलर फ्लो बना के उसमें पॉवर्टी हो गया या
अगर कोई ऐसे इवेंट्स जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, अगर आपको उस चीज को शो करना है तो उसमें एक साइक्लिकल डायग्राम आप बना सकते हैं। वेन डायग्राम हो गया, जिसमें आप कुछ चीजें अगर ओवरलैप हो रही हैं, कुछ कन्वर्जेंस हो रहा है, तो आप उस चीज को शो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला भी आता है उसमें, ट्रिपल पी मॉडल, कैसे गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, सोसाइटी का एक इंटरसेक्शन आता है। इसमें आपको पिरामिड का डायग्राम आप यूज कर सकते हैं हायरार्की को शो करने के लिए। ये हम लोग देखेंगे कैसे पिरामिड यूज करते हैं। ठीक है। एक कंपैरिजन टेबल यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे रिवर्स पे एक क्लासिक क्वेश्चन आता है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स पे, तो आप उसको टेबल बना के यूज कर सकते हैं। या जनरली कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है GS2 के अंदर, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को किसी बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया जा सकता है। तो आपको पहले से पता है कि मेरा इस आंसर का स्ट्रक्चरिंग क्या होगी। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा था, तो इस बार शायद पार्डनिंग पावर पे था, इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स पे क्वेश्चन था। तो जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ये भी पता था कि ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया है, जो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। दूसरा ये कि ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो इसकी स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, वो क्वेश्चन देखते ही मुझे ये चीज है। तो अब ये चीजों को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो इट, जैसे मैंने पहले बोला कि इट सेव यू लॉट्स ऑफ टाइम, और एक मेंटल स्ट्रेस आपका बच जाता है वहां पे रियल एग्जाम में। कंपैरिजन टेबल हो गया, लाइन और ट्रेंड वाला चार्ट हो गया। रूल्स क्या है, अब इसमें कुछ चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिए। जब हम लोग डायग्राम्स इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन उस डायग्राम को अगर हम नहीं लिख रहे हैं, उसके नीचे एक लेजेंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये फिगर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एग्जामिनर का ये काम नहीं है कि वो उस एग्जामिनर को समझे, वो उस डायग्राम को समझे कि बच्चे ने ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ। प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, छोटे से में 2 या 3 वर्ड में आप लिख दीजिए किस चीज को इंडिकेट करता है वो। वन डायग्राम पर आंसर, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो इट विल सेव यू टाइम। और इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि डोंट ईट इनटू द राइटिंग टाइम। अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको उसको बनाने में 4 से 5 मिनट लग जा रहे थे, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। डायग्राम्स का रोल एक तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का है, और दूसरा आप जो चीजें राइटअप के थ्रू कन्वे करने वाले थे, वो आपने एक डायग्राम के थ्रू कन्वे करी है। तो उसमें आपका टाइम बचना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। कोई कॉम्प्लेक्स स्केचेस मत बनाइए। टेम्पल अगर बनाना था तो एक सिंपल टेम्पल का स्केच बना दीजिए, उसमें ज्यादा आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक क्वेश्चन मैं किसी टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसमें कॉइन्स का एक वो आ गया था, तो मैं उसमें बैठ के कॉइन बना रहा हूँ। तो बाद में फीडबैक में वो चीज़ उन लोगों ने मुझे हाईलाइट भी करी कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कि वीना टाइप कॉइन में मैं वीना बैठ के बना रहा हूँ, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है। नो कंजेस्टेड मैप्स विद टू मेनी लेबल्स, इतना उसमें आपने डायग्राम भी बनाया टाइम बचाने के लिए, फिर उसमें कंटेंट भी उतना ही लिख दिया, तो आपने वो जो बेसिक पर्पस था उसी को डिफीट कर दिया, और जो चीज उसे कन्वे करनी थी वो नहीं कर पाया। एग्जामिनर को का दिमाग अगर घूम जा रहा है आपका एग्जाम वो डायग्राम समझते समझते, सो दैट दैट विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प टू यू। इंटीग्रेट एट द राइट प्लेस, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, कि डायग्राम्स को जहाँ पे उसका रेलेवेंस है वहीं डिस्कस कीजिए। अगर आपको सुनामी का फेनोमेना को डिस्क्राइब करना है, तो उस डायग्राम को आप वहीं डिस्कस कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस के साथ मत कीजिए कि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख रहे हैं। नीट ओवर परफेक्ट, प्लेन सिंपल डायग्राम बनाइए, उसमें 1 2 चीजें हाईलाइट कर दीजिए, दैट विल वर्क फॉर यू। रेलेवेंट ओनली, नॉट प्योरली डेकोरेटिव। कि कोई भी रैंडम डायग्राम्स आप इंटीग्रेट मत कीजिए। और उसमें भी जब आप एक डायग्राम बना रहे हैं तो इट शुड बी नीट। देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 लाइन खींच के डायग्राम बना तो दिया। अब ये 2005 2025 ये चीज डिस्कस, मतलब ये चीज इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये नंबर से ये अपने आप में मिक्सड अप है। अब यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है कि 2005 और 2025 ईयर को इंडिकेट करा है। अगर ये ऐसा कोई नंबर होता जो कि एकदम क्लोज होते, तो दैट दैट वुड हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन। सो ऐसे डायग्राम्स मत बनाइए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा बार ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके दोनों दोनों एक्सिस को आप प्लीज डिस्क्राइब कीजिए कि उसमें क्या है। बहुत छोटे में आप कर सकते हैं कि वो एक्सिस किस चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। यहाँ भी देखिए अगेन, इन्होंने हाईलाइट भी किया है कि ये रैंक, आप जो पहली पिक्चर देख रहे हैं जिसमें पूरा राइटअप लिखा हुआ है, उसमें साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें एक बार ग्राफ इन्होंने बना दिया, कुछ नंबर्स लिख दिए 85 93 96 23 24। तो इस डायग्राम का कोई सेंस नहीं बना जब तक आप हाईलाइट करें। अब 22 23 24 एग्जामिनर क्यों समझेगा वहां बैठ के, उसका ही काम नहीं है। प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। अब इन्होंने सिंपली लिख दिया कि ये रैंक को इंडिकेट कर रहा है, ये ईयर को इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है, और ये जिस भी रिस्पेक्ट में किस चीज की रैंकिंग है, आपने वो नीचे उस चीज को डिनोट कर दिया। दैट विल हेल्प यू। ठीक है। अब तीसरा पिक्चर इसमें देखिए,
इन्होंने कोशिश करी है कि वो डायग्राम बनाने की, हब एंड स्पोक। एक तो इतना कंजेस्टेड हो गया सारा का सारा राइटअप, हेडिंग में मिक्सअप हो जा रही हैं सारी चीजें। तो अब आप इसमें अगर आप लिख के भी सारी चीजें आ जाएंगे, आपने देखिए इन्होंने कितने डेटा पॉइंट्स लिखे हैं। अब स्टूडेंट को ये लगेगा कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर एग्जामिनर को चीज समझ ही नहीं आ रही है रियल टाइम में, वो मुश्किल से आपकी 1 मिनट के लिए एक पेज को देखेगा, अब उसमें उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसे ढूंढना पड़ रहा है बार बार जाके किसी कोने में कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें आप सिंपल नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3 4 5। प्लीज आप उन्हें बताइए कि आपने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, तो उनसे एक आइडिया उन्हें। अब इन्होंने देखिए बीच में एक अर्बन रूरल करके एक डायग्राम भी बना दिया। अब इस डायग्राम का कोई सेंस नहीं है, आप कैसे इस डायग्राम को यूटिलाइज करेंगे? तीन तीन लाइन इन्होंने वर्टिकल लाइन खींच दी है, उसका क्या सेंस हुआ? तो ये वो चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन के टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए आप पहले पेज में कुछ इन्होंने बनाया है और एकदम एकदम से बीच में बना दिया। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक डायग्राम बना रहे हैं उसको एक रेस्पेक्टेबल एक बॉक्स के अंदर आप बनाएं। एक कॉर्नर में बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉर्नर में बना के उसके अराउंड एक बॉक्स बना दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि ये क्या डायग्राम है। दैट विल हेल्प यू, ठीक है। व्हाट आर द बेटर वेज ऑफ मेकिंग? अब देखिए जो डायग्राम्स पहले बन रखे थे, यहाँ बन रहे, उनमें कितना फर्क आ रहा है। मैथ्स में एक इशू जनरली आता है कि स्टूडेंट्स कई बार इतना रैंडम सा मैप बना देते हैं जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंडिया का मैप एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अब उससे क्वाड्रिलेटरल से ठीक है आप नीचे लिख दोगे, लेकिन ट्राई टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब और समवेयर कि आप 30 से 40 सेकंड में एक मैप, एक बेसिक सा मैप बनाना सीख ले रहे हैं और उसमें आप उसको कंटेक्चुअली यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज शोइंग कि कैसे वेन डायग्राम एक इंटरसेक्शन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। फिर उसी स्लाइड पे रहेंगे। ये एक फ्लो डायग्राम इन्होंने बना दिया, सिटीजन चार्टर है, इसका एक फ्लो, प्रॉपर फ्लो आ रहा है। एग्जामिनर इसे देखेगा तो इट इट विल मेक सेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक डायग्राम इन्होंने बनाया, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम, व्हाट आर द की एडवांटेजेस। ये इसमें पहला जो पार्ट है इसमें आपको फंक्शनिंग जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने एक सिंपल नीट एंड, हालांकि ये इसको बॉक्स में बना सकते थे लेकिन फिर भी ये डायग्राम अपने आप में नीट है। आप इससे समझ पाओगे कि किस तरीके से जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो ये कॉपी काफी नीट नीट लग रही है कंपेयर टू द अर्लियर वंस। ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था। तो इसमें मैंने बहुत सिंपली एकदम सिंपल स्केच बनाई कि किस तरीके से पहले जो ट्रिबेट स्टाइल थी वो थी, बाद में विच इवोल्व इनटू द डोम्स जो कि कर्व्ड डोम्स थे उसमें इवोल्व हुई। किस तरीके से जो इनिशियल स्तूपा के डोम्स थे वो प्रॉपर ऐसे थे, बाद में कैसे अनियन शेप्ड और जो बल्बस डोम्स आए। तो आप इसको एकदम सिंपल स्केच से बना सकते हैं, उससे एग्जाम जो इवेलुएटर है उसको ये चीज, ये आइडिया कन्वे हो जाएगा कि दैट यू आर शोइंग ए ट्रांजिशन, ठीक है। हाँ, जो पिरामिड वाला एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ह्यूज ग्रोथ ऑफ सर्विसेज विजावी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये कंपैरिजन इनिशियली निकल के आ रहा है सर्विसेज और इंडस्ट्री में, तो हम लोग शो कर सकते हैं इसको डायग्राम्स के थ्रू। हाँ, फिगर पॉपुलेशन इंगेज्ड, फिगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अब आप इसमें दिखा दे रहे हैं टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कितनी कितनी पॉपुलेशन इंगेज है। आप इस वाले सेक्शन में शो कर पा रहे हैं कि कितने कितना जीडीपी का रेस्पेक्टिव सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे तो फिर इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मिसमैच है शायद, इस डायग्राम को मुझे प्रॉपर ऐसे ही बनाना चाहिए था, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे हम जाएंगे। ये स्लाइड केवल इसलिए कि आप किस तरीके से हब एंड स्पोक वाला जो डायग्राम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने 4 से 5 पॉइंट लिखने, आपने सिंपल उसको प्रेजेंट किया, पॉइंट हेडिंग उसमें डाटा इंक्लूड कर दिया, आपने आपने सब्सटेंशिएट कर दिया। आपको कहीं लग रहा है आपने एग्जांपल लिखना है छोटा सा, आप उस चीज को कर सकते हैं। अब जो डिफरेंस क्रिएट किया, तो जो डिफरेंस क्रिएट करता है कॉपी में, एक तो होता है कि आप पहली कॉपी से लेके 18वें 19वें 18 19 क्वेश्चन में इवेलुएटर्स को एक कंसिस्टेंसी उसमें दिखती है कि पहला क्वेश्चन भी बच्चा सेम स्ट्रक्चर और इसके साथ प्रेजेंट कर रहा था, अभी भी वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है लास्ट तक। तो इट, देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एग्जामिनर के लिए चीजें आसान बना दे रही, जितनी चीज जितना आप उस उनके लिए आसान बना देंगे वो आपके लिए उतनी ही चीजें आसान कर देंगे। तो हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन 5 से 10 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो प्लीज ट्राई टू मेक अ नीट एंड क्लीन कॉपी। और प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी है, अगेन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग 27 में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक्स आपके अभी कवर हो गए हैं या कवर कर रहे हैं आप,
उनके साथ साथ कोई पीवाईक्यू उठा लीजिए, या आपके जो कोई टेस्ट मॉड्यूल में उसमें कोई टेस्ट वगैरह है या क्वेश्चन है, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। अपने मेंटर्स हैं उनको प्लीज आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। कुछ टॉपर्स की कॉपी भी आप देख सकते हैं, उसमें से क्या क्या चीजें आपके लिए काम कर रही है उतनी ही चीजें लिख। किसी को प्लीज ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी खुद की लिखने की एक स्ट्रैटेजी रही है, आपकी एक स्टाइल रही है नेचुरली। तो प्लीज उस चीज से आप बहुत ज्यादा दूर मत जाना। हम लोग कॉलेज तक एक सबकी एक स्टाइल डेवलप हो ही जाती है लिखते लिखते। तो उस चीज से अलग जाके आप किसी को ब्लाइंडली कॉपी करेंगे तो जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फालतू की एंजाइटी क्रिएट होती है। तो ट्राई टू बी ओरिजिनल। कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखिए कि आप एक अच्छी कॉपी बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्टाइल हो सकती है। हो सकता है किसी टॉपर के लिए 20 पॉइंट लिखना काम कर रहा हो, किसी के लिए 4 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना काम कर रहा हो। तो ट्राई टू टेक दैट ऑनरशिप ऑफ योर प्रिपरेशन। पूरी तरीके से डेलीगेट मत कर दीजिए कि इस टॉपर के तरीके से जाएंगे तभी वो काम हो पाएगा। ठीक है। घर में जो आप प्रिपरेशन करते हैं आप उस ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। देखिए आपकी जो राइटिंग स्ट्रेटेजी है वो 2 लेवल पे काम करेगी। एक जो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके जो आंसर्स लिखेंगे, उसमें आप इनिशियली अगर आप अभी आंसर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप 20 मिनट ले लीजिए, 30 मिनट ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू इम्बाइब दैट स्ट्रक्चर इन योर माइंड कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप हब एंड स्पोक यूज कर रहे हैं, फ्लो डायग्राम यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब आप काफी लंबे टाइम तक इन चीजों को रिपीटेडली करते जाएंगे तो आपकी खुद की एक स्टाइल डेवलप हो जाएगी ग्रेजुअली, एंड दैट विल टेक टाइम। अगर शुरुआत में आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रहे हो तो दैट इज वेरी नेचुरल। एक स्ट्रक्चर भी इनिशियली नहीं आ पाता है, लेकिन धीरे 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 जब आप उसे रेगुलरली लिखते जाएंगे यू विल फाइंड दैट स्ट्रक्चर एंड दैट कंसिस्टेंसी इन योर राइटिंग। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे लिखिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग पे फोकस कीजिए, उसको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैं इसको कैसे बेटर बना सकता था इसके बाद में। ठीक है। बाद में जब आप टेस्ट लिखते हैं तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखिए कि मैं जो लिमिटेड टाइम होता है 7 मिनट का एक एक क्वेश्चन को लिखने का, अराउंड 3.6 मिनट्स होता है आपको एक पेज लिखने का यूपीएससी में। तो आप 3.5 मिनट में एक लिख पा रहे हैं क्या पेज, जिसकी प्रैक्टिस आपने घर पे बैठ के करी है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि पहले बेसिक ग्राउंड वर्क घर पे कीजिए, उस चीज को टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट करके देखिए। फिर जो भी गैप्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आपके मेंटर्स की तरफ से आ रहे हैं, आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में।